जय हिंद दोस्तों यूक्रेन ने कहीं ना कहीं यूक्रेन का जो क्राइसिस है उससे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। दुनिया का नक्शा, दुनिया का एक व्यवस्था जो है वो बदलने जा रही है। अब क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, दुनिया की जो व्यवस्था है वो बदलने जा रही है। इसी के मामले में अब एक नया एंगल चाइना की तरफ से भी आया और चीन के विदेश मंत्री का जो बयान आया, उस विदेश मंत्री के बयान ने साफ एक चीन के मैसेज को दिखा रहा है, जो भारत के बारे में कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हम एक दूसरे को सम्मान करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस मंशा को जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुँच सके। दूसरा, अगर दोस्तों आप लोग यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे ग्रुप से जुड़े। हमारा एनसीईआरटी के एक बैच से जुड़े। एनसीईआरटी का बैच 6वीं से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट को कंप्लीट कराएगा। तो जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। 500 रुपये पर मंथ की इसकी फ़ीस है और एनसीईआरटी जो है वो लाइव क्लासेस में आपको 1 घंटे की क्लास में करवा दी जाएगी। अब आ जाते हैं हिंदी चीनी भाई भाई। दोस्तों, असलियत में अगर चाइना और इंडिया को देखें तो चाइना और इंडिया असलियत में अगर आप एंशियंट और मिडीवियल पीरियड से भी देखेंगे तो शुरू से चाइना और इंडिया का राइज लगभग एक ही टाइम पीरियड में हुआ है और फॉल भी लगभग एक टाइम पीरियड में हुआ है। चाइना बड़ी सिविलाइजेशन की फॉर्म में देखी जाती है क्योंकि उन्होंने चाइनीज़ वॉल बना ली और जो भी लोग अब डेवलप हुए वो सिर्फ और सिर्फ हान चाइनीज़ की फॉर्म में डेवलप हुए। वहीं अगर दूसरी तरफ इंडिया को देखा जाए तो इंडिया में अलग अलग जो ग्रुप्स थे, अलग अलग ग्रुप्स जो थे, अलग अलग रेसेस जो थी वो लगातार आगे बढ़ती रही और कारवां आते रहे और हिंदुस्तान बसता गया। लेकिन 1947 में इंडिया आज़ाद होता है और 1949 के अंदर चाइना के अंदर चाइनीज रेवोल्यूशन होता है। उसके बाद दोनों की जो स्टोरी है वो कमोबेश चली और लगभग 1970s के अंदर दोनों के बीच में डिफरेंस आना शुरू हुआ। 1976 की चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी और उसके बाद 1980s का डेंग जाओपिंग की लीडरशिप के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना जो देखने को मिलता है, वो उसकी वजह से इंडिया जो है, ग्रोथ ऑफ चाइना, उसकी वजह से जो इंडिया है वो 1992 के अंदर वैसे ही चेंजेस लाता है और कहीं ना कहीं उसकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दिखाई देती है। यहाँ इंडिया के अंदर जो है वो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है जो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा धीरे या काफ़ी धीरे ग्रो करती है या चलती है। वहीं अगर आप देखेंगे चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो सिंगल पार्टी रूल के अंदर भरोसा करती है, तो वहाँ कंपैरेटिवली ग्रोथ रेट ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में अभी भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना की ग्रोथ में देखने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना और इंडिया के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा। नो डाउट चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है और उस इकोनॉमिक सुपर पावर की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो चाइना इस समय पर सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है, फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुका है। वहीं इंडिया जो है उसका इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दुनिया के देशों के कंपैरिजन में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। यूं नहीं कह रहा सुपर पावर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मिलिटरीली अगर आप देखेंगे तो असलियत में
चाइना भले ही आगे हो बट यू कांट इग्नोर इंडिया। इन मैनी वेज अगर आप देखें इकोनॉमी के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, यानी एक सिग्निफिकेंट या रिकॉग्नाइजेबल पावर है। वहीं अगर आप दूसरी और भी वेपन इंडस्ट्री से लेकर दूसरी ग्रोथ्स में देखेंगे तो इंडिया इतना पीछे नहीं है कि आप इसे अंडर एस्टिमेट कर दें या बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। आर्मी के मामले में कहीं ना कहीं इंडिया डोमिनेट करता हुआ ही नजर आएगा। एयरफोर्स के मामले से लेकर अगर आप देखेंगे तो नेवल फोर्स के मामले में इंडिया जो है वो चाइना से कुछ खास पीछे नहीं है। लेकिन असलियत में वन ऑन वन ही तो दुनिया नहीं लड़ती ना। असलियत में जो वॉर होता है ना दोस्तों, ये जो वॉर है वो असलियत में कभी भी वन ऑन वन जल्दी से नहीं होता। वन ऑन वन जल्दी से नहीं होता। यहां असलियत में ग्रुप्स चलते हैं। या तो आपकी पावर्स के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो और आपकी पॉलिटिक्स इतनी कमज़ोर हो, फॉरेन पॉलिसी इतनी कमज़ोर हो कि दुनिया के किसी भी देश को आपके होने या ना होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कभी भी वॉर वन ऑन वन जल्दी से नहीं होता। यहां पर अलाइड फोर्सेस का काम होता है। अलाइड फोर्सेस का मतलब ये है कि दुनिया के दूसरे देशों को आपके होने या ना होने से कितना फर्क पड़ता है। यहां अलाइड फोर्सेस में इंडिया भले ही इस टाइम पर रशिया के मामले में एक न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है, लेकिन असलियत में अगर पूरी दुनिया के अंदर चाइना वर्सेस इंडिया इस टाइम पर देखते हैं तो चाइना वर्सेस इंडिया में इंडिया डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है चाइना के कंपैरिजन में। क्योंकि चाइना का जो पिछला एटीट्यूड है उस एटीट्यूड ने पूरी दुनिया के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरीके से क्रिएट कर रखा है कि चाइना हमेशा बुलिशनेस दिखाता है और इस बुलिशनेस के चक्कर में चाइना पूरे दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है या जूती की नोक के नीचे रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कोऑपरेटिव फॉरेन पॉलिसी है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यानी न्यूट्रल जो स्टैंड इंडिया ने खासकर रशिया और यूक्रेन के मामले में बनाया और इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखा अमेरिका और रशिया से। अमेरिका और रशिया या यूरोपियन कंट्रीज भले ही इंडिया के इस समय पर खासकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज बुराई करें, लेकिन उनकी इंडिया के अगेंस्ट किसी एक्शन लेने की या इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोई हिम्मत नहीं पड़ रही। और यहाँ तक कि दबी जबान में ही सही वो इंडिया की तारीफ भी कर रहे हैं कि भले ही आप न्यूट्रल हैं, समय के अनुसार जब ज़रूरत पड़ी तो पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया जो है इसका फ़ायदा पहुंचाएगा रशिया और अमेरिका को पीस टॉक्स की फॉर्म में। यहां अब चाइना को एक चीज समझ में आ गई कि असलियत में इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया जो है वो लगातार बढ़ रहा है और कम से कम ताइवान के मामले में और उसके साथ साथ इंडिया के मामले में अगर चाइना किसी भी तरीके की बुलिशनेस वो वाली दिखाता है, बुलिशनेस वो वाली दिखाता है जो कि यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया ने दिखाई है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना गलतफहमी में होगा। इसीलिए ताइवान और इंडिया के अगेंस्ट बुलिशनेस नहीं दिखाई जा सकती। दूसरी तरफ इंडिया ने जिस तरीके से पेंगोंग सो से लेकर गलवान वैली से लेकर लेह लद्दाख के अंदर जिस तरीके से अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाई है और आई बॉल टू आई बॉल से लेकर मिरर डिप्लॉयमेंट करने तक की सभी स्ट्रेटेजीज को डोमिनेट की, मतलब सभी स्ट्रेटेजीज बहुत ही इफेक्टिवली यूज की हैं और रत्ती भर भी चाइना से नहीं हटा, पीछे नहीं हटाया, दबा नहीं। उसने कहीं ना कहीं चाइना के दिमाग में एक बात को कन्विंस करके रख दिया है, वो ये कि जिस तरीके से रशिया जो है वो रशिया को यूक्रेन के अंदर फंसा के रख दिया गया है और यूक्रेन के अंदर रशिया फंसे होने की वजह से एक तो रशिया चाइना को सपोर्ट करने नहीं आ पाएगा। यानी रशिया और चाइना अगर एक ग्रुप बना रहे हैं,
रशिया और चाइना एक ग्रुप बना रहे हैं, तो असलियत में रशिया को यूरोपियन बॉर्डर के ऊपर एंगेज कर दिया है और रशिया किसी भी तरीके से यूरोपियन बॉर्डर से बाहर नहीं निकल पाएगा। वहीं अब चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ कोरिया से लेकर जापान से लेकर जो ताइवान तो है ही है, इधर से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भी इसको घेरे खड़ा हुआ है और साथ में फिलीपींस से लेकर वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इंडिया, ये सारे के सारे कंट्रीज अमेरिका जो है इन सब को इकट्ठा कर चुका है और कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट, चाइना की बुलिशनेस के अगेंस्ट ये सारे लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं और चाइना को घेर के खड़े हुए हैं। भले ही चाइना ये दावा करता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से लेकर दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर चाइना का दावा है और कब्जा है, और चाइना पॉसिबली किसी भी सप्लाई को अगर शट डाउन कर देगा तो हालात दुनिया के खराब हो सकते हैं। लेकिन पॉसिबली यूक्रेन के अंदर रशिया के हाल को देखकर और अमेरिका की चालबाजियों को और स्टैंड को देखकर और जिस तरीके से रशिया को अमेरिका ने यूक्रेन में उलझा के खड़ा कर दिया है, चाइना को एक चीज समझ में आ गई है कि रशिया सिर्फ एक यूक्रेन से उलझा है। यहां पर ताइवान से लेकर दूसरे देशों के ऊपर डोमिनेट करने का सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एकदम से ये सारा प्रेशर इकट्ठा हो जाए। अब जब ये सारा प्रेशर इकट्ठा हो जाएगा तो दुनिया का कोई भी समझदार देश असलियत में उस प्रेशर को रिलीज करने और अपने डिप्लोमेसी को, फॉरेन पॉलिसी को और यहाँ तक कि फॉरेन रिलेशंस को अपने नेबर्स से सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस समय पर इंडिया और चाइना की जो डिफरेंसेस हैं और इंडिया के जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो खुले तौर पर दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग जगह कह चुके हैं कि भाई चाइना बार बार कहता है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस फॉरेन पावर्स की वजह से खराब हैं, वहीं जो हमारे एस जयशंकर सर हैं वो कहते हैं कि हमारे रिलेशंस फॉरेन पावर की वजह से नहीं, जो चाइना का जो एरोगेंट एटीट्यूड है उसकी वजह से खराब है। यानी इंडिया की जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है वो खुले तौर पर सिर्फ और सिर्फ चाइना को जिम्मेदार मानती है सारे रिलेशंस को खराब करने के लिए। अब ऐसे हालात अगर दोस्तों हैं तो मुझे आप एक बात बताएं, अगर ऐसे हालात हैं तो ऐसे हालात में होगा क्या, खुद सोचकर बताइए। ऐसे हालात में सिर्फ एक चीज होगी, ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी कि चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है इंडिया की तरफ से, और चाइना उस प्रेशर को या तो कम करना चाहता है कुछ सिग्नल्स देके, हम ये एक बात मानते हैं। वहीं हम दूसरी बात ये भी मान सकते हैं कि चाइना असलियत में कोई डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी अपना रहा हो और इस डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी के अंदर डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी अपना रहा हो और इस डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी के अंदर एक जो है ना ध्यान भटकाने की इस पॉलिसी के अंदर खुले तौर पर इंडिया जो है, खुले तौर पर चाइना जो है इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करके शायद कोई नई गेम कर रहा हो। मेरा मानना डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी का कम एक फियर फैक्टर का ज़्यादा है कि इस टाइम पर अगर शांति से बैठकर चाइना ने अपने आप को एनालाइज किया होगा तो ये दिखाई दिया होगा चाइना को कि भाई असलियत में इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट अगर कर दी है तो छोटा सा मामला भी, दुनिया जिस तरीके से चाइना को शक की नज़र से देख रही है, छोटा सा इंसिडेंट भी चाइना के अगेंस्ट सभी देशों के वॉर को शुरू कर सकता है। और जो चाइना एक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, जो चाइना वर्ल्ड लीडर बनने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, पॉसिबली वही चाइना इकोनॉमी को तो भूल जाए, फिर सर्वाइवल की बात करना शुरू कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो उसके भविष्य का क्या होगा बता नहीं सकते। इसीलिए यही एक कारण है कि पॉसिबिलिटी पूरी है कि हिंदी चीनी भाई भाई जैसे पुराने नारे चाइना लगा रहा है, लेकिन क्या सच में इंडिया को इन नारों के ऊपर भरोसा करना चाहिए? मेरा मानना ये है, देखो बात करने में बुराई नहीं है, पूरे तरीके से डिपेंड हो जाने में बहुत बुराई है।
बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से डिपेंड हो जाने में बहुत ज़्यादा बुराई है। अब वहाँ क्या मामला है वो वक्त बताएगा दोस्तों। आगे चाइना की क्या चाल है वो वक्त बताएगा। मुझे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट नहीं होंगे या रिलैक्स नहीं होंगे, अटेंटिव होंगे, अलर्ट होंगे। बाकी समय के अनुसार हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।